पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में भी बड़ा अंतर होता है, मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने वालों सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JRF जंक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि JRF की सीरीज चल रही है और उसी कड़ी में आज हमारे बीच हैं नीलेश जी। इन्होंने JRF की परीक्षा हिंदी से उत्तीर्ण की। सर्वप्रथम इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नीलेश जी, जब आपने स्क्रीन पर रिजल्ट देखा तो आपको क्या महसूस हुआ कि मतलब अब कर लिया है, किला फतह कर लिया है, क्या लगा आपको? सर जैसा मैं आपको बता दूं, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी नेट का एग्ज़ाम दिया था। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा नेट हुआ था, तो इस बार ये मेरे लिए प्रतिष्ठा और लाज की बात थी। मुझे हर हाल में JRF होना है, तो कहीं न कहीं मन में एक शंका थी कि हो सकता है इस बार ना हो, क्योंकि बहुत नज़दीक था मेरे रिजल्ट। बिल्कुल। तो जब खोला और देखा JRF, तो एक बार के लिए शौक रह गए यार कि क्या हो गया। फिर जब मैं सबको बताया, फिर लगा कि नहीं, मेरी मेहनत मुझे रंग दिखाई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। पापा, परिवार वालों, फिर हॉस्टल के सभी साथियों को मैंने बताया जी, तो फिर वो खुशियों में तब्दील हुआ, फिर अच्छा लगा। अच्छा नीलेश जी, ये बताइए जैसे कि इसमें 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर एक सेकंड पेपर, लेकिन इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर में बहुत सारे टॉपिक से बच्चे फेमिलियर होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ चीज़ों को कवर किए रहते हैं। लेकिन आप रिसर्च का टॉपिक ले लीजिए, टीचिंग का, तो वो अपने दैनिक लाइफ में मतलब जीते तो हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो टीचिंग रिसर्च को कैसे कवर किया जाए, आपने कैसे कवर किया, ये थोड़ा सा बताइए। सर मैं टीचिंग, रिसर्च और ICT इन सब पर उतना ध्यान नहीं दिया, बजाय कि आंकड़ा, बोध, गणित, रीजनिंग और उच्च शिक्षा और पर्यावरण, क्योंकि हम इसको कहीं न कहीं पिछले दिनों में 10, 12 BA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक हम पढ़ के आए हुए हैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर इनमें से जहाँ से 30 लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं 6 यूनिट से, मैं उनको देखूं और शोध शिक्षण को उतना दूं जितना प्रश्न मैं समझ सकूं। तो मैं इसलिए उन 6 यूनिट पर ज़्यादा ध्यान दिया, बजाय शोध शिक्षण ICT के अलावा। बिल्कुल। तो शिक्षण को आपने कहाँ से कवर किया? जो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, इसको आपने कैसे कवर किया? सर मैंने पूरे फर्स्ट पेपर को दृष्टि की बुक से कवर किया। और जो रिसर्च वाला फील्ड है, रिसर्च तो बच्चों के लिए एकदम नया होता है, क्योंकि उनको भी रिसर्च करना होता है आगे। तो वो उसको कैसे आपने कवर किया? जैसे उसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे शोध के ही कई प्रकार होते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल हो गया, एक्शन रिसर्च हो गया, तो इसको कैसे कवर किया है, कैसे तैयार किया जाए? सर सही बात तो ये है, शोध JRF की तैयारी के दिनों में किसी को नहीं समझ में आता है। बिल्कुल। मैं अब जब किसी संस्थान, अच्छे संस्थान से रिसर्च करने की सोच रहा हूँ, तो मैं एक बाकायदा एसन गणेशन की शोध की किताब पढ़ रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जब हम लोग जो गाइड से पढ़ते हैं शोध को, उसमें और उस किताब में जिसमें प्रॉपर को शोध ही दिया गया है, कितना अंतर है। वो किताब इतनी सहायक है कि मैं बिना किसी शिक्षक के पढ़ जा रहा हूँ और अब शोध मुझे समझ में आ रहा है। उन दिनों में मैं केवल उतना समझदार था कि एक प्रश्न को हल कर सकूं। उस दिनों में मुझे शोध अच्छे समझ में आता था, ना शिक्षण आता था, जो हर एक विद्यार्थी की कमियां होती हैं। तो उतना काम चलाऊं कर लेना चाहिए विद्यार्थी को, प्रश्न समझ में क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करके अपना वो JRF कर ले, बाकी 5 साल अपना वो जब रिसर्च करेंगे तो शोध को समझते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज नीलेश, ये देखने में आता है कि कैसे, जैसे कि इस समय गद्यांश वाला जो बोध वाले प्रश्न होते हैं, उनकी भूमिका भी काफी बढ़ गई है। जैसे इस समय 15 क्वेश्चन आते हैं, 10 आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट में और 5 आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो इसको कैसे कवर किया जाए? सर बोध ही मेरी सबसे बड़ी मजबूती रही। इस बार मैंने फर्स्ट पेपर में 3 प्रश्न सही किए और सेकंड पेपर में जो मेरा विषय था उसमें 10 को 10 सही किए। वाह, बहुत सही। तो ये मेरी मजबूती थी, जो मैं पिछले परीक्षा के पहले ही, इन जो विद्यार्थी नहीं करते, जैसे कि लोग सोच देते हैं कि मैं जाऊंगा सीधे परीक्षा केंद्र पर ही इसको हल करूंगा, मैंने ऐसा नहीं किया था। मैं पहले भी गद्यांश को रूम पर हल करता था, जिससे वहाँ मुझे सहायता मिली। बिल्कुल, उसके आपने मदद मिली कहीं ना कहीं। वो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट वाली बात आपने की कि प्रैक्टिस चीज़ों को पूर्णता में तब्दील कर देती है। तो ये बताइए, मैथ वाले पोर्शन से बच्चों को बहुत डर होता है, चाहे DI का आप ले लीजिए, चाहे रीजनिंग का ले लीजिए, तो इसको आपने कैसे किया, कवर किया? सर DI में बता दूँ कि प्रतिशत, औसत, लाभांश और अंतर और जोड़, आंकड़े के 5 प्रश्नों यही सब पूछे जाते हैं। बस ये बात होती है कि हम आंकड़े को कैसे ले रहे हैं। आंकड़े का एक विस्तृत चित्र दिया रहता है, जिसे देखकर विद्यार्थी में थोड़ी सी घबराहट होने लगती है, इतना बड़ा आंकड़ा है, मैं इसको हल कैसे करूं। जबकि प्रश्न पढ़ने पर यही होता है कि उत्तर उसी में है, और इतना होता है कि किसी का औसत निकालना होता है, किसी का प्रतिशत निकालना होता है। बिल्कुल।
तो अगर आप नॉर्मल मतलब प्लस माइनस जान रहे हैं और बूढ़ा भाग जान रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आंकड़े के पांचों प्रश्न आप हल कर सकते जी। हैं। अच्छा, करंट की आपको क्या लगती है, किस तरह करंट क्वेश्चन की कितनी भूमिका है, करंट पे बहुत एक हवा बनाया जाता है, इसको आप किस तरह देखते हैं? सर मुझे लगता है कि हर बार करंट के 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं उच्च शिक्षा और पर्यावरण से जुड़कर। जी। जैसे इस बार मुझे याद है मेरे एक साथी ने इकोनॉमिक्स का पेपर दिया था, तो वो आए, मैंने उनसे पूछा कि करंट से कैसे प्रश्न पूछे गए। तो उन्होंने बताया कि अभी एक प्रश्न पूछा था कि अभी हाल में किस राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जी। तो ऐसे प्रश्न, जो ऐसे बातें जो हम लोग लगातार पेपरों में देखते रहते हैं, अपडेट हो, किसी पर्यावरण मुद्दे पे, किसी उच्च शिक्षा कहीं विश्वविद्यालय का नई शिक्षा नीति हो। जी सर, मतलब आप उसमें इस तरह चीजों को देख सकते हैं कि करंट, और इसमें मुझे जो लगता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करिए तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे कि बड़ी किस बात टाइप के है आप क्वेश्चन उसमें आते हैं। जैसे हायर एजुकेशन का है तो आप नई शिक्षा नीति मान लीजिए आई है, तो उससे उन्होंने क्वेश्चन में कुछ थोड़ी सी फ्रेमिंग नहीं कर दी। बाकी उससे बहुत घबराने की बात नहीं है कि बच्चे जो है डर जाते हैं, और बहुत सारे चैनल है करंट की ही सीरीज चला देते हैं तो बच्चे गुमराह हो जाते हैं कि क्या करें। जैसे मैं फंस गया था ऐसे कि मेरा एक रफ का पूरा आधा भाग केवल करंट से भर गया था, जिससे एक भी क्वेश्चन नहीं आए होंगे। जबकि एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो करंट की कोई भूमिका विशेष नहीं होती, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप लगातार पेपर वगैरह पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो नीलेश जी ये बताइए कि आपका जो सेकंड पेपर हिंदी था, इसको आपने कैसे कवर किया, और हिंदी में आपके मतलब मार्क्स भी बहुत अच्छे रहे, तो इसको आपने जेआरएफ निकालने में इसको कैसे कवर किया जाए? जैसे इसके हम एक एक यूनिट पे बात करेंगे, तो जैसे हिंदी भाषा और उसका विकास है, तो इसको कैसे कवर किया जाए और आपने कैसे कवर किया, और जो बच्चे करना चाहते हैं उनको आप बताइए। बिल्कुल सर, मैं भी यही चाहूँगा कि मैं ये ना बताऊँ कि मैंने कैसे किया, मैं ये बताऊँ जो लोग मुझे देखे वो कैसे कर पाए। बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं एक किताब दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल। ये आती है मार्केट में। हाँ। इसमें पिछले वर्ष के प्रश्न हैं सर, 2004 से लेकर। तो क्या नाम है किताब का? किताब का ये हिंदी प्रश्न पत्र, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बिल्कुल, प्रतियोगिता साहित्य। जी। तो मैंने क्या किया कि एक मैम थी, प्रोफेसर आर कन्या डिग्री कॉलेज में, मुद्दा तिवारी जी। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि पहले तुम केवल प्रश्न पढ़ो पिछले वर्षों के। बिल्कुल। क्योंकि तब तुम समझ पाओगे कि साहब किसी किताब को पढ़ते दौरान कि इस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन बन सकता है। उन्होंने कहा कि पहले तुम 4 कलर की वो उठाओ, पेन उठाओ। हाँ, जैसे कि मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि लाल आदिकाल, नीला भक्तिकाल, काला रीतकाल, हरा आधुनिक काल। तो उन्होंने कहा कि ये जितने प्रश्न आपको दिखे, जैसे आपको आदिकाल दिख रहा है, आप डिफाइन करिए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है और कहाँ से आता है। उन्होंने कहा कि जब ऐसा तुम करोगे तब तुम पाओ कि एक भाग से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तब तुम ये तय कर पाओ कि मुझे किस भाग पर कितना जोर देना है। बिल्कुल। मैंने किया और मैंने पाया कि इससे मुझे इतनी मदद मिली, अब मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि मुझे इस भाग पर इतनी मेहनत करनी है। बिल्कुल सर, हिंदी भाषा और विकास जो पहली इकाई है, बिल्कुल, सेकंड पेपर के, मैंने उसे पढ़ा गोविंद पांडे से। गोविंद पांडे, इनकी बुक काफी लोगों ने रिकमेंड की, मैंने देखा और भी इंटरव्यू हुए तो गोविंद पांडे जी की बुक को काफी लोगों ने रिकमेंड। अब जैसे कि इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं हिंदी भाषा उसके, जैसे कि पहला प्रश्न तो यही मान के चलिए उच्चारण स्थान, वर्डों के उच्चारण स्थान के कहाँ से बनते हैं। दूसरा राजभाषा आयोग से। तीसरा संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो राजभाषा की दी गए हैं उनसे प्रश्न बनते हैं, किस अनुच्छेद में क्या क्या दिया है। बिल्कुल। तो इस भाग से ऐसे प्रश्न इस तरह बनते हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे किस तरह के प्रश्न बनते हैं और इसको आपने कैसे कवर किया? सर, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके लिए केवल एक तोड़ हिंदी साहित्य का इतिहास, पिलर आप आचार्य रामचंद्र। बिल्कुल। अब मैं सर आपको बता दूं कि इस बार हिंदी का पेपर 2 पालियों में हुआ था। बिल्कुल। पहली पाली में और द्वितीय पाली जी। पहली पाली में रामचंद्र शुक्ल से जी 5 प्रश्न पूछे गए थे डायरेक्टली। दूसरी पाली में रामचंद्र शुक्ल से 6 प्रश्न पूछे गए थे, जो केवल और केवल ऐसे थे कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर आप उनको पढ़े तो आप कवर कर सकते हैं बड़े इजीली। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना, आदिकाल से रीतकाल तक, उसका कोई तोड़ नहीं। बिल्कुल जी सर। और आदिकाल से रीतकाल तक, रीतकाल के बाद आता है सर आधुनिक काल जी। आधुनिक काल के लिए मैंने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह पढ़ा। बच्चन सिंह, ये किताब बहुत शानदार है जी। फिर उसके किसी भाग को, पर्टिकुलर भाग को मैंने पढ़ने के लिए आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह को जी पढ़ा। और
स्वतंत्र जब देश आज़ाद होता है उस समय की कविता में कैसा बदलाव आया, कैसी प्रवृत्तियाँ आगे बढ़ी, इसके लिए सोच में कैसे बदलाव आया। जी सर जी। इसके लिए मैंने स्वतंत्र कविता नई जमीन एवं नए सर नीतीश उपाध्याय, नाम आपसे मिलता है। जी सर, जी। जो बड़े भैया हैं और जी। जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं जी, हिंदी जी, साहित्य जी। से, उनकी किताब को मैंने फॉलो किया। अच्छा ये बताइए, हिंदी साहित्य की गद्य की विधाएं होती हैं, जो इस टॉपिक को आपने कैसे कवर किया, जो तीसरा यूनिट है आपका। जी सर। हिंदी उपन्यास जी। मधुरेश, हिंदी कहानी मधुरेश, हिंदी आलोचना मधुरेश, ये तीनों किताबें बहुत ही शानदार हैं जो हर एक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए जो जेआरएफ क्रैक करना चाह रहा है। ये जी। तीनों किताबों को जोड़ नहीं है। जी, जी। और आलोचना के एक भाग को मैंने पढ़ने के लिए हिंदी आलोचना विश्वनाथ त्रिपाठी जी को भी पढ़ा, जी। विश्वनाथ त्रिपाठी जी जो की क्या दिखा दीजिए हिंदी हमारे आलोचना। व्यूअर को। बिल्कुल, जो बहुत ही हिंदी- शानदार किताब जी। है आलोचना को पढ़ने के लिए। जैसे सर अब मैं आपको बता दूं कि आलोचना से प्रश्न कैसे बनते हैं। किसी कवि ने किसी आलोचक ने किसी कवि के बारे में, किसी कविता के बारे में, साहित्य के किसी काल के बारे में क्या कहा है। जैसे इस बार पेपर में कथन जो आलोचक से संबंधित होते हैं, 4, 3, 7, 10 प्रश्न पूछे गए द्वितीय पाली में जो केवल कथन से संबंधित हैं। कथन वो होते हैं जो आलोचक किसी कविता काल के बारे में कहता है। बिल्कुल। द्वितीय पाली में 10 प्रश्न पूछे गए और प्रथम पाली में ये कथन पूछे गए 6 प्रश्न। तो अब कथन लोग कहते हैं कि हम इन किताबों को क्यों पढ़ें। जैसे हमारे कई आपके व्यूअर सोच रहे होंगे कितनी सारी किताबें ये पढ़ा कैसे होगा व्यक्ति। हाँ। या तो फेंक रहा है, आप किताबों को पीछे भी देख सकते हैं। हाँ। काफी किताबें हैं तो ये सारी इन्हीं की किताबें हैं और ये पढ़ते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है बिना पढ़े आपका जेआरएफ नहीं होने वाला है। नेट हो सकता है बिल्कुल सर, कम पढ़े, लेकिन जेआरएफ के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़े जेआरएफ नहीं हो सकता। किताबों का आप चर्चा की मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य में एक महिला साहित्यकार है मैत्रेयी पुष्पा जी, उन्होंने वो कहती हैं कि जिनके घर की अलमारियां किताबों से भरी हूँ उनसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि मैं कहीं न कहीं थोड़ा सा अमीर हुआ हूँ, अभी आगे चल के बहुत अमीर हूँ। तो बहुत से लोग सोचते हो कि इतनी किताबें पढ़ता कैसे होगा। अब ये जो कथन आते हैं, कथन के प्रश्न आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप किताबों में पढ़ेंगे। किताबों में पढ़ेंगे तब आप सोचेंगे इस व्यक्ति ने, इस आलोचक ने ऐसा कथन कहा, क्यों कहा, तो आप उसका पैटर्न आप पकड़ पाएंगे और चीजों को हैंडल कर पाएंगे। अच्छा, साहित्य शास्त्र को कैसे कवर किया जाए। जो साहित्य शास्त्र को मैंने डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी से कवर किया है और जो हमको लगता है भारतीय काव्य शास्त्र की एक अचूक पुस्तक है। जी सर। और वैचारिक पृष्ठभूमि, ये जो हिंदी का एक यूनिट है, इसको आपने कैसे कवर किया। सर ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, वैचारिक पृष्ठभूमि जी। अब तक लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते थे जी, क्योंकि छोटी सी इकाई थी। इस बार इस यूनिट ने खेल कर दिया। खेल कैसे किया, बिल्कुल, कि प्रथम पाली में इस यूनिट से 5 प्रश्न पूछे गए वैचारिक पृष्ठभूमि से। बिल्कुल सर जी। जबकि आप देखेंगे पहले ये सब नहीं पूछा था, ना बच्चे इस पर ध्यान देते। बिल्कुल। तो 5 प्रश्न मुझे जैसा कि याद हो रहा है कि 2 प्रश्न मार्क्सवाद पर थे। एक तो यही प्रश्न था कि अम्बेडकर और गांधी को किस बात पर मतभेद था। बिल्कुल। 5 प्रश्न प्रथम पाली में पूछे गए और वैचारिक पृष्ठभूमि से ही 4 प्रश्न जो है द्वितीय पाली में पूछे गए। तो आप समझ सकते हैं अब इस यूनिट का कितना महत्वपूर्ण रोल हो गया। बिल्कुल। अच्छा, हिंदी कविता को कैसे आपने कवर किया। इसमें जैसे कि कविताएं तो बहुत लोगों की पढ़नी होती है, तो इसको कैसे कवर किया जाए। सर कविताएं जैसे जो बड़ी बड़ी कविताएं हैं, जैसे रेवा तट हो गया, साकेत वगैरह, इन सबको हम उतना नहीं पढ़ पाए। फिर भी उनके बारे में मोटी बातें याद रहती हैं। बिल्कुल। लास्ट में सर आप देखेंगे छोटी छोटी कविताएं हैं। तो मैंने क्या किया कि गूगल से उनका स्क्रीनशॉट निकाला उनका एक पीडीएफ बनाया। बिल्कुल। पीडीएफ बना तब मैंने उनका अध्ययन किया एक बुकलेट फॉर्म में। अब कविताओं की आप बात करें, मैं बता दूं, अब पहले कविताएं ऐसी पूछी जाती थी कि ये कविता किसकी है, डायरेक्टली। हाँ, ये कविता किस वर्ष में प्रकाशित हुई। अब कविताओं के बारे में पूछा था। पहली पाली में, जिस पाली में मेरा पेपर था, एक कविता आई कि सतपुड़ा के जंगल में जो लोग थे, सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र कविता है, तो उसमें कहता है कि सतपुड़ा के जंगल में जो लोग थे वो किन जानवरों को पालते थे। अब वो लड़का ही कर पाएगा उसको जिसने सतपुड़ा के जंगल पढ़ा है। द्वितीय पाली में एक रोटी और संसद कविता है जो सिलेबस में लगी है, उसमें पूछा गया कि रोटी और संसद में कितने लोगों की चर्चा की गई है। तो ये कविताएं वही लड़का कर पाएगा जिसने कविता को अच्छे से पढ़ा होगा। बिल्कुल। तो कविताओं का प्रश्न अब ऐसा आने लगा है। अच्छा, ये हिंदी उपन्यास को कैसे कवर किया जाए। उपन्यास तो छोटी छोटी नॉवेल्स होती हैं आप जिनको कह सकते हैं, तो उसको कैसे सबको कहानी वे में आप पढ़ते जाएं कि कैसे उसका कॉन्सेप्ट बनाए, उसके लिए आपने क्या किया। सर सभी उपन्यास को मुझे लगता है पढ़ना चाहिए, एक बार सबको पढ़ना, उसकी पृष्ठभूमि समझनी चाहिए, उसके पात्रों को याद करना चाहिए, पात्रों के द्वारा कहे गए कथन को याद करना चाहिए।
जो अब पेपर में एक नए ट्रेंड हो गए हैं कि कथनों को डायरेक्टली पूछ दिया जाता और है किस पात्र से रिलेटेड है, बिल्कुल बिल्कुल सर जी। ये उपन्यास की और हिंदी कहानी को कैसे कवर किया जाए और आपने कैसे इसको कहानी के लिए मैंने यही नीतीश उपाध्याय तो ये बुक किताब क्या है। पर्याप्त है, मतलब ये बुक आपकी पर्याप्त है? हाँ, पर्याप्त इस अर्थ में है सर कि सिलेबस में जितनी कहानियां लगी हुई हैं सब है इसमें, वो कहानियां सभी इसमें संकलित हैं जी, जी। और कहानी हिंदी कहानी का विकास मोटा मोटा इसमें पहले से दे दिया है, तो वो समझने में आसानी है। और नाटक विधा को कैसे कवर किया जाए? नाटक को सर कुछ तो हम लोग बहुत हाई स्कूल इंटर में भी पढ़े रहते हैं, जैसे अंधेर नगरी होगी, कुछ थोड़ी बहुत। तो नाटक को जितने सर लगी हैं पाठ्य पुस्तकें वो हमको लगता है कि सबको पढ़ डालना चाहिए जी। क्योंकि आप जब पढ़े रहेंगे तो जब हो सकता है कि आपका दिमाग कहीं मिस कर रहा है, आपके पढ़ने से वो बातें फिर रिपीट हो जाती हैं, तो उससे प्रश्न हल हो जाता है। तो मैंने सभी नाटकों को पढ़ लिया था, तो इससे प्रश्न में आसानी है। बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदी निबंध को कैसे कवर किया जाए, जो इसका 9वां यूनिट है? सर निबंध सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस अर्थ माना जाता है कि निबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी लेखक के विचार, किसी लेखक के कथन, क्योंकि निबंध वो हैं जो हमारी समझ को विकसित करते हैं। सर साहित्य में मुझे लगता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक सूचना, एक समझ। सूचना वो है जिसे हम याद करके पेपर में टिक लगा चले जाते हैं, मेरा हो जाता है ज़्यादा। समझ वो है जिससे हम साहित्य के प्रति और समाज के प्रति अपनी समझ बना सकते हैं। तो निबंध वो पोर्शन है जो हमारी समझ को निर्मित करता है, तो इसलिए सोचने का एक नजरिया भी डेवलप करता है साहित्य के प्रति। बिल्कुल। तो इसको हर एक निबंध को पढ़ना चाहिए जी। और आत्मकथा, जीवनी तथा गद्य की अन्य विधाओं को आपने, जो इसका 10वां यूनिट है, इसको कैसे कवर किया आपने, और लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसको कैसे कवर कर रहे हैं? सर इसमें से काफ़ी किताबें जो अन्य गद्य विधाओं में लिखी हैं मैंने पढ़ डाला था, लेकिन कुछ छूट गई थी। जी जी। तब पर भी किसी गाइड के माध्यम से उनके पात्र, उनके पृष्ठभूमि, उनके कथन हमने तैयार कर लिया। अच्छा, तो ये बताइए नीलेश जी कि कैसे गाइड बुक की कोई इतनी भूमिका है कि गाइड बुक को पढ़ के नीतीश जी की जेआरएफ किया जा सकता है, ऐसा आपको लगता है? यही सर ये अच्छा प्रश्न है। पहले ऐसा होता था कि लोग गाइड से हल कर देते थे। तो क्या जेआरएफ हो सकते हैं? अब नहीं हो सकते सर, बिल्कुल। पहले हो सकते थे, क्योंकि पहले के प्रश्न पत्र ऐसे बनते थे। अब जब तक अब आप देखेंगे कि आपको एक स्पष्ट खाका मिलेगा प्रश्न पत्र में कि हर एक यूनिट से पर्याप्त प्रश्न पूछे गए हैं। बिल्कुल। आपको सिलेबस के बाहर कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो जो विद्यार्थी सिलेबस के प्रत्येक यूनिट से अपनी कलम चलाएगा और अंत तक जाएगा, उसका जेआरएफ होना तय है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नीतीश जी, ये बताइए कि कितने घंटे की एक स्ट्रेटजी बनाई जाए कॉमन व्यू पे, जैसे अब बच्चों के टाइम भी थोड़ा सा कम बचे हैं, 2-2.5 महीने बचे हैं, तो कितने घंटे की एक स्ट्रेटजी बनाई जाए या कैसे काम किया जाए, थोड़ा सा इस पे बताइए। सर मुझे लगता है कि 7 से 8 घंटे पर्याप्त हैं पढ़ने के लिए, अगर आप अच्छे से समझ से पढ़ रहे हैं। लेकिन वो तब है जब आपका पेपर केवल 2 महीने बचा हो, और तब जब आप उनमें जितनी पाठ्य पुस्तकें, कहानी, उपन्यास ये सब पढ़ चुके हों तब के। बिल्कुल। क्योंकि उपन्यास जब आप पढ़ना शुरू करें, किसी उपन्यास में 2 दिन लगता है, किसी उपन्यास में 3 दिन, किसी में 4 दिन लगता है। तो आपको कहीं ना कहीं 6 से 7 महीने, और आप ग्रेजुएशन से लेके पीजी तक करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक सर्किल भी बना रहता है। आप वही हिंदी ही तो पढ़ रहे हैं, अगर आपको हिंदी से निकालना, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो फिलॉसफी से ही तो आपको निकालना, तो ये सर्किल अपना रोटेट होता रहता है। हाँ सर, जैसे कि आप जिस समय आपको लगता है कि अभी काफ़ी पर्याप्त समय है, उस दौरान जब आप थोड़ा आराम कर रहे हों, तो आप उस समय उपन्यास, कहानी, कविता, निबंध इन सबको खत्म कर दीजिए। बिल्कुल। इनका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जिससे वो हो जाए। जी जी। अच्छा, जो बच्चे भविष्य में हिंदी साहित्य से या हिंदी से निकालना चाहते हैं नेट जेआरएफ, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बता दूं कि मैंने लॉकडाउन में एक तैयारी करवाया था लोगों को। जी जी। टेलीग्राम पर मेरे और साथी थे, विस्तृत था, देवदत्त, पुष्पेंद्र, प्रवीश, रवि रंजन। तो हम लोग लॉकडाउन में घर थे, तो ऐसे एक दिन विचार बना कि क्यों हम लोग जो एमआई के प्रसार्थी हैं उनके लिए एक मुहिम चलाई जाए, उनको पढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग, जैसे कि मैं स्वयं नोट्स बनाता था, शाम को नोट्स बना के भेज देता था ग्रुप में, और अगली सुबह 11 बजे उन लोगों का वो करवाता, प्रश्न भेजता था, तो वो उत्तर देते टेलीग्राम पे। इसमें आपकी भी तैयारी एक अच्छी होती थी। इसमें मेरी भी तैयारी अच्छी हो गई। बिल्कुल। तो उसमें 7-8 लड़के जो थे जेएनयू सिलेक्ट हुए, 4 लड़के डीयू में 400 पाए थे, बाकी बहुत सारे लड़के वहाँ हुए। मेरे कुछ तो कहीं ना कहीं इनकी भी काफ़ी भूमिका रही, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन्होंने एक गाइड की अच्छी भूमिका के रूप में अपने चीज़ों को किया, और बाकी उससे खुद भी ये सीखते रहे। बिल्कुल सर। और बहुत से लड़के मेरे साथी, छोटे भाई, जी जी, वो बीएचयू में, और बहुत सारे मेरे एयू में भी हैं। कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने ना कवर किया और आपको लगता हो कि हाँ, एक हिंदी साहित्य के बच्चों को या एक जनरल नेट जेआरएफ के बच्चे को जो तैयारी कर रहा है और उसको बताना चाहिए, ऐसा कोई आपको या आपका कोई ऐसा है सक्सेस
सीक्रेट कि सफल होने का कोई राज है आप? सीक्रेट सर यही है कि खुद पर विश्वास बनाए रखें, जी खुद से लड़ें, खुद की कमियां निकालें, और पढ़ाई का केवल एक ही तोड़ है कि आप खूब पढ़ें। जी। इसके अलावा कोई तोड़ नहीं है, जो सबके लिए मान्य होता है कि आप जितना पढ़ते जाएंगे वो आपके कहीं न कहीं आगे काम ही देगा। तो सर पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं जी। उसका केवल तो माध्यम केवल पढ़ाई। आपको आगे की स्ट्रेटेजी के लिए हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे हमको फॉलो कर सकते हैं, JR ऑब्जेक्शन के नाम से है, और हमारा व्हाट्सअप नंबर है और फेसबुक पेज भी है, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे जो भी अवेलेबल होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी हायर एजुकेशन से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड, वो आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगी। और आपका कोई भी क्वेरी हो हिंदी से या किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे कोई गोल्ड मेडलिस्ट, कोई ना कोई रिसर्च स्कॉलर और भविष्य में आगामी प्रोफेसर उसकी रिप्लाई जरूर करेंगे। नमस्कार।